मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। छात्रों, आज आपको हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया की ओर ले चलेंगे। इससे पहले कि हम इस चैप्टर की शुरुआत करें, आपको सीबीएसई के द्वारा जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। छात्रों, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई आपको सिविक्स यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 2 चैप्टर टर्म 1 तक पढ़ना है, फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग, जो कि दोनों चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसलिए सिविक्स में हम लोगों का सिलेबस TA 1 तक का समाप्त हो गया है। अब हमें हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ने थे, जिसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब टर्म 1 के लिए एक और चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज से हम आपके लिए नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत करते हैं। इसी को हम लोग अब पढ़ना है। यही आपका हिस्ट्री में चैप्टर है जो टर्म 1 के लिए है। टर्म 1 के लिए सिविक्स का चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आइए चलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, वो यूरोप में पहले इसकी शुरुआत हुई और वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट मतलब राष्ट्र राज्यों के निर्माण की शुरुआत हुई। और ये जो नेशनलिज्म का उद्भव है, ये धीरे धीरे यूरोप से निकल करके दुनिया के अलग अलग भागों में, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो या फिर एशियन कॉन्टिनेंट हो, सब जगह आया और ये लोगों में एक नई सोच डाला। न्यू सिम्बॉल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज, फोर्स्ड न्यू लिंक्स and redefined the boundaries of communities। इसने एक नए समुदाय के सीमाओं को भी पुनः परिभाषित किया। नए संकेत, नई मूर्तियाँ, नए गीत, नए विचारधाराएं, ये सब राष्ट्रवाद के लिए एक नए रूप में उभरकर सामने आया। अब छात्रों आगे देखते हैं। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, जो हमारा इसके पहले वाला किताब था, वहाँ भी हमने देखा कि The growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century, 20वीं सदी तक, जो 20वीं सदी का जो प्रथम दशक है, वहाँ तक हमने देखा कि भारत का जो ग्रोथ है राष्ट्रवाद के क्षेत्र में वो कैसे है। इस चैप्टर में, स्पेशली इस चैप्टर में यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया में, हम लोग इस बात पर गौर करेंगे 1920 से आगे यानी कि 1920 से 1947 1920 से आज़ादी प्राप्त होने तक की जो अवधि है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के जरिए। और हम लोग देखेंगे इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण सब टॉपिक आएंगे, जिसमें पहला आपका नॉन कॉपरेशन यानी कि अहिंसा और दूसरा सिविल असहयोग आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले सब टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। अब देखिए 1919 के वर्ष की बात करें या 1919 के बाद की बात करें, आप जानते हैं कि 1914 से 1918 ये जो समय रहा, ये दुनिया के लिए प्रथम विश्व युद्ध का समय रहा और दुनिया के देशों में, कॉन्टिनेंट में, खासकर यूरोप में काफ़ी उथल पुथल मचा रहा, क्योंकि ये जो समय था वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड। अब वार से जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था या जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद से हमें कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि युद्ध जो है वो हमेशा हमारे लिए विनाश लाता है। युद्ध से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सिर्फ हानि ही हानि होती है। और वही हम यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद से यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या समस्याएँ आ रही हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या की शुरुआत हो गई इस युद्ध के कारण।
It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. अब समस्या बढ़ गई, युद्ध के क्षेत्र में लोग अपना तैयारी करना शुरू कर दिया, टैक्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि उस समय लोगों के ऊपर राष्ट्रों के ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। 1913 से 1918 के बीच में जो मूल्य है वस्तुओं का वो सीधे दुगुना हो गया, क्योंकि वार आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि युद्ध होता है तो प्रोडक्शन उस समय जहाँ युद्ध होता है वहाँ रुक जाते हैं, और प्रोडक्शन रुकेंगे तो सामान की कमी होगी तो उनका जो प्राइसेज है वो हाइक होंगे। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. अब कारण क्या हुआ कि गांव के लोगों को ज़बरदस्ती बहाली करना शुरू कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ये जो औपनिवेशिक शासन था उसके द्वारा लड़ाई लड़ने के लिए। 1918, 1919 और 1920, 1921 ये उस समय रहा जब देश में फसलें जो हैं बर्बाद हो गई थी। अब जब फसलें बर्बाद हो गई तो उसका नतीजा क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा, उसी में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। 1921 में क्या हुआ कि 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वे फेमाइन और एपिडेमिक, अकाल और संक्रमण के कारण काल के गाल में समा गए। तो ये रहा वो स्थिति, यानी कि क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ युद्ध के बाद का, या युद्ध के समय क्या स्थितियां रहीं, ये भी अभी आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, दूसरे सब टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 की जनवरी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं, और इंडिया लौटने के बाद वे कुछ समय तक, यानी कि पूरे 1 साल तक वे घर पर बैठे रहते हैं और आत्मचिंतन मंथन करते रहते हैं कि किस तरह से भारत की आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया जाए। देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. और गांधी जी ने एक बहुत बड़े मंत्र की शुरुआत की, जिस मंत्र की उन्होंने पहले ही साउथ अफ्रीका में शुरुआत कर रखी थी, जिसको प्रयोग में ला चुके थे, जिसका नाम था सत्याग्रह। और उनकी सोच थी कि अगर हम सही कारण से, उचित अवसर के लिए अगर हम इस सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, इस तरह के आंदोलन करते हैं, तो इसमें हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। विदाउट सीकिंग वेजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीयरिंग टू द conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth. अब लोगों को इस बात के लिए राजी किया गया कि आप सत्याग्रह से जुड़िए। सत्याग्रह में वो शक्ति है जो दमनकारी लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, उन्हें भी झुकने पर वो मजबूर करता है। बस हमें अपने सत्य के रास्ते पर चलना है, सत्य पर हमें टिके रहना है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। देखिए, ये महात्मा गांधी के लिए बहुत बड़ी बात थी, उनकी ये सोच थी, उनका ये विश्वास था कि ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है, यानी कि जो अहिंसा का जो मार्ग है, रास्ता है, इससे पूरे भारतीय जो हैं वो यूनाइट होंगे, एकजुट होंगे, एक सूत्र में बंधेंगे और वे इसके लिए आगे बढ़ेंगे। आफ्टर अराइविंग इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। अब देखिए शुरुआत से कहाँ से करते हैं। 1916 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में जाते हैं, जहाँ पर वे किसानों का सपोर्ट करते हैं कि भी किसानों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी। किसानों को कहा जा रहा था कि आप कैश क्रॉप्स की खेती करें, नकदी फसल की खेती करें, आप खरीफ और रबी की खेती न करें। इससे किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद से 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, वहाँ पर किसानों के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह का आयोजन किया। कारण क्या था कि वहाँ पर जो फसल जो है वो बर्बाद हो गए थे, उसमें प्लेग बीमारी आ गई थी। किसान जो हैं वो टैक्स चुकाने में नाकामयाब हो गए थे और वो मांग कर रहे थे कि टैक्स माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके कारण वहाँ पर गांधी जी गए और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट किया। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद भी गए और वहाँ पर उन्होंने सारे वर्कर्स को एकजुट किया, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियों में वर्कर्स के पर काफ़ी
उनका शोषण होता था, और ये जो कॉटन मिल वर्कर्स थे इनको शोषण के खिलाफ एकजुट करने का काम गांधी जी ने किया। तो छात्रों, आपने देखा कि किस तरह से ये सभी जो है मिल करके, सभी लोगों को मिला करके गांधी जी पूरे देश को एकजुट करना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जानना है कि एकता में बल होती है, हम सब जानते हैं। तो हम अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे तो कभी हम किसी भी मकसद में सफल नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब साथ एकजुट हों, एक साथ मिल करके एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। कितना समय होगा?